हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम आज क्या करेंगे, एन पार्टिकल सिस्टम का निकालेंगे और टू पार्टिकल सिस्टम, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ 4 कंटिन्यूअस बॉडीज। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन देखते हैं। सेंटर ऑफ मास होती क्या है, देखो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि एवरेज पोजीशन of all parts of the system measured according to their masses or areas. Average position of all parts of the system measured according to their masses or area. It's called center of mass. ये ऐसे डेफिनेशन तो समझ में नहीं आएगी, तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास पहले एन पार्टिकल सिस्टम का देखते हैं। फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस एक्सिस को चूज करना होता है कि रेफरेंस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी दूर पे है। सपोज हमारे पास मासेस हैं बहुत सारे, इसका नाम है m1, इसका नाम है m2, ये m3, m4, m5, ऐसे हैं बहुत सारे हैं अप टू mn तक मास ऑफ एन पार्टिकल। और इनकी जो पोजीशन देखो, फिर क्या करेंगे हम, रेफरेंस एक्सिस चूज करते हैं। ये सपोज y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये हो गई z एक्सिस अपनी, ठीक है भाई। इसके बाद क्या करेंगे कि जो m1 की पोजीशन है, देखो सपोज ये ओरिजिन हो गया, m1 की पोजीशन यहाँ से कितनी हो गई x1, और इसकी पोजीशन y से कितनी हो जाएगी y1, ठीक है, और z से कितनी हो जाएगी z1। तो m1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने हो जाएंगे, x1, y1 और z1। इसी तरह m2 के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, x2, y2 और z2। m3 के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x3, y3 और z3। इस तरह mn के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कितने, xn, yn और zn। तो जो mn वाला जो मास है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ये वाले। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कि ये जो टोटल मास है जो सिस्टम एन पार्टिकल सिस्टम का है, इसका टोटल एग्रीगेट जो मास होगा, ये ऐसे मास क्या है, चारों तरफ ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इनका टोटल का सेंटर कहाँ होगा, इस टोटल मास का सेंटर क्या होगा, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स सेंटर ऑफ मास। देखो क्या करेंगे कि जो मास है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन से, कितनी पोजीशन से, एक्स वाले से या फिर वाई वाले से और जेड वाले से। एक्स वाले सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए वाई वाले और जेड वाले को, तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को एक्स वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जैसे क्या है, m1 x1 पोजीशन बता रहा हूँ मैं सेंटर ऑफ मास की। सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इसकी एक्स पोजीशन क्या होगी, इसके 3 पोजीशन होंगे, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स इस वाली जो सेंटर ऑफ मास है इसकी एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो इसको निकालने के लिए क्या होता है कि जो मास होता है उसका ये वाला मास इसकी x1 से मल्टीप्लिकेशन प्लस m2 x2 प्लस ऐसे करके कहाँ तक mn xn अपॉन में जो सारे मासेस हैं उनको जोड़ दो, m1 प्लस m2 ऐसे करके प्लस mn। देखो इसको सिग्मा की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, सिग्मा मतलब समेशन ith पार्टिकल, कहाँ से, mi xi, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, m की वैल्यू अगर 1 रखेंगे m1 x1, i की वैल्यू 2 m2 x2 ऐसे आ जाएगा, अपॉन में सिग्मा mi। सिग्मा mi का मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 i की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1, i की वैल्यू 2 रखेंगे तो m2, i की वैल्यू 3 रखेंगे तो m3 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर ऑफ मास का। इसी तरह हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। y कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 ऐसे करके सोन प्लस mn yn अपॉन में m1 प्लस m2 और
सो ऑन प्लस m1। सिग्मा की फॉर्म इसका क्या होगी, सिग्मा mi yi अपॉन में i बराबर 1 से लेके n तक और सिग्मा mi, यह क्या होगा y कोऑर्डिनेट। इसी तरह सेंटर ऑफ मास z का क्या हो जाएगा, z सेंटर ऑफ मास इजिकल टू m1 z1 प्लस m2 z2 ऐसा ऐसे करके सो ऑन प्लस mn zn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस ऐसे करके एंड सो ऑन mn। सिग्मा फॉर्म कितना हो जाएगा देखो, सिग्मा mi zi अपॉन में i इक्वल टू 1 से लेके n तक होगा सिग्मा mi, ये सिग्मा फॉर्म हो गया। तो ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम का। ठीक है, अगर मैं इसी बेस पे एक प्रॉब्लम को लूँ, देखो प्रॉब्लम से हमें कंसेप्ट को ज़्यादा समझ में आ सकते हैं। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, यह स्क्वायर, इसकी एज लेंथ है a, सबकी क्या है एज लेंथ a है, और इसका मास है यहाँ पे m मास रखा हुआ है वर्टिसेस पे 2m और यहाँ पे 3m और यहाँ 4m। अब मुझे सेंटर ऑफ मास बताना है इसका। देखो मासेस कहाँ रखे हैं, इनके कोने पे वर्टिसेस पे रखे हुए मास 4m 3m 2m एंड m, और इसकी जो एज लेंथ है a है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ मास पोजीशन बताने के लिए मैंने बताया था कि क्या करने चूज करेंगे रिफरेंस एक्सिस को। तो रिफरेंस एक्सिस को चूज करो, ये प्रॉब्लम हमारी। देखो इसको मैं दोबारा से डायग्राम बनाऊँ, अगर यहाँ ये स्क्वायर है, मास m, नाम दे दो इसको, a हो गया, b c और d, m 2m 3m 4m। इसको ओरिजिन मान लो। देखो ओरिजिन से एक रेफरेंस एक्सिस चूज करने के लिए इसको y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये हो गया मेरे कोऑर्डिनेट इसके a के 0,0। हम क्या करते हैं कि जब इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताएंगे, हम क्या करेंगे एक रेफरेंस एक्सिस को चूज करेंगे, तभी तो बताएंगे भाई कितनी दूरी पे है टोटल मास। तो हमने इसको ए पे से पास होती है एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करी, और इसको हमने क्या कहा रेफरेंस एक्सिस। अब देखो पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, पार्टिकल्स क्या हैं ए बी सी और डी, और उसके मासेस क्या हैं, ए का मास क्या है m, बी का मास 2m, सी का मास 3m, डी का मास 4m। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट भाई क्या देखो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट साथ में लिख लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ए का क्या है 0,0, 0,0, एक्स का ए का एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई का भी 0। बी का देखो एज लेंथ a है, तो b का कोऑर्डिनेट कितना होगा a,0, a,0। x की वैल्यू a होगी और y की वैल्यू यहाँ पे x एक्सिस पे क्या होगी 0। तो ये क्या हो गया, b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया a और 0। c के बताओ, देखो यहाँ से यहाँ की वैल्यू x और y की वैल्यू a, यहाँ से यहाँ की वैल्यू x की a और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी a। तो इसके c के कोऑर्डिनेट क्या हो गए a, सी के क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट a और y a। डी के बताओ, डी वैल्यू यहाँ आ गई, तो एक्स कोऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट पे कितना होगा 0 और y कितना होगा a, तो 0,a। समझ में आ गया होगा ये आपको 0,a। अच्छा अब सेंटर ऑफ मास बताना मुझे, सेंटर ऑफ मास x इक्वल टू क्या होगा, देखो 4 मासेस हैं, इसका मगर मैं 1 कहूँ 2 3 एंड 4 है ना, नंबरिंग कर दिया हमने। तो इसको क्या कहेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन में बोलो भाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। देखो m1 x1, m1 की वैल्यू कितनी है, ये m1 हो गया, ये m2, ये m3 और ये m4। ये x1
y1 x2 y2 इसी रेफरेंस की इसी तरह है ना, 1 2 3 जैसा हमने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। ठीक है, m1 x1, m1 की वैल्यू कितनी है देखो, m1 की वैल्यू है m इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस m2 x2 m2 2m x2 की वैल्यू कितनी, x2 की वैल्यू कितनी है a प्लस m3 की वैल्यू कितनी होगी 3m x3 की वैल्यू कितनी a प्लस m4 की वैल्यू कितनी 4m x4 की वैल्यू कितनी 0 इंटू 0 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 m4 m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। देखो वैल्यू कितनी आएगी, सोल्व करो मैं इसको, ये कितना होगा 0 प्लस ये कितना होगा 2ma प्लस 3ma, ठीक है, और प्लस 4 ये प्लस 0 हो गया, ये 0 प्लस 2ma प्लस 3ma और प्लस 0 अपॉन में कितना होगा ये 2 और 1 3 3 3 6 4 10m 10m। ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और 2 5 3 और 2 5 ma अपॉन में 10m, m से m कैंसिल 5 दूनी 10, कितनी वैल्यू आ गई a/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई a/2। x कोऑर्डिनेट कितना हो गया सेंटर ऑफ मास का a/2, इसको यहाँ लिखो x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया a/2। इसी तरह हम क्या निकालें अब y कितनी आ जाएगी देखो, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या लिखेंगे m1 y1, समझ में आ रहा ना भाई, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, देखो वैल्यूज रखते जाओ, सिर्फ m1 की वैल्यू कितनी है m इंटू y1 की वैल्यू 0 प्लस m2 2m इंटू 0 प्लस 3m इंटू a प्लस m4 4m इंटू a अपॉन में कितना m प्लस 2m प्लस 3m और प्लस 4m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखो, ये 0 0 3ma और 4ma कितना हो गया 7ma अपॉन में 10m, m से m कैंसिल कितना हो गया 7a/10। तो y सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 7a/10। इसको अगर मैं सोल्व करूँ और तो देखो 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 0.5a और ये जाएगा 0.7a। इसका मतलब कि देखो ये वैल्यू तो 0 0 यहाँ से, तो 0.5a x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0.5a मतलब a का आधा यहाँ का ही, और 0.7a इधर क्या होगा 0.7, 0.5 तो यहाँ होगा बीच में, 0.7 थोड़ा सा ऊपर। अगर मैं इसको मिलाऊँ और ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ का ही, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा ये वाला a/2 और 7a/10 7a/10। तो ये सेंटर ऑफ मास का ही यहाँ पर होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास के हमने क्या निकालनी है कोऑर्डिनेट्स विद रेफरेंस टू एक्सिस, तो एक्सिस के रेफरेंस में निकालना होता है। तो ये प्रॉब्लम थी अब n पार्टिकल सिस्टम के लिए, 4 पार्टिकल सिस्टम है जिसमें। और प्रॉब्लम लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाए। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ, उसके तीनों साइड्स बराबर होती हैं और ईच एंगल होते हैं कितना 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 60 की 1/2। ये जरूरत पड़ेगी अभी ये चीज़ें, ये समझ है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके कोऑर्डिनेट वर्सेस A, B और C। यहाँ पे मास सपोज हमने 1 किलोग्राम रखा हुआ है, यहाँ पे
2 kg का और यहाँ पे 3 kg का। ठीक है भाई, और लेंथ कितनी है सबकी 1 1। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबके एंगल भी कितने होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। देखो दोबारा से, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मास A पे 1 किलोग्राम, B पे 2 और C पे 3, 1 1 1 1 सेंटीमीटर कह लो जाए तो, या 1 मीटर कह लो, 1 मीटर है, 1 मीटर और 1 मीटर लेंथ है। तो मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। अब मैं क्या करूंगा कि रेफरेंस एक्सिस को चूज करना होगा। रेफरेंस एक्सिस को चूज कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं, मैं ऐसे चूज करता हूँ। देखो इसी डायग्राम में बना लूँ, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे पास करो, इसको वाई एक्सिस कह दो, और ये लाइन एक ऐसे पास कर दो, इसको कह दो एक्स एक्सिस। तो ये हमारी क्या हो गई रेफरेंस एक्सिस। अब बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, देखो बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे जब ये ओरिजिन होगा तो 0,0। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताओ, सी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 यहाँ पे, और वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0, तो 1,0। अब ए के कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो इसका यहाँ से जो वैल्यू x होगी वही वैल्यू ये भी होगी, और ये y वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की। तो देखो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये 90 डिग्री है, ये 1 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 cos 60। ये वाली वैल्यू कितनी, इसका m नाम दे दूँ अगर मैं m, तो am बराबर क्या होगा 1 मीटर है cos 60। ये क्या हो जाएगा 1 cos 60। ये क्या हो जाएगा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो am क्या है x वैल्यू हो गई। इसी तरह सॉरी am नहीं bm क्या होगा, bm नहीं, इसको om कह दो, o है, ये o है, om कितना हो गया 1 cos 60 मतलब 1/2। am कितना होगा, am बराबर कितना होगा 1 sin 60, 1 sin 60, 1 और इसका ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर, तो 1 sin 60 कितना हो जाएगा, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अभी मैंने बताया था कि cos 60 की वैल्यू 1/2 और इनकी जरूरत पड़ेगी sin 60। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया, परपेंडिकुलर वाला y और ये हॉरिजॉन्टल वाला x। तो a के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x कोऑर्डिनेट हो गया 1/2 और y कोऑर्डिनेट हो गया √3/2। ठीक है, 1/2 और √3/2। अब सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें, निकालो सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पे इस वाले मास को मैंने m1 कह दिया, इसको m2 कह दिया और इसको m3 कह दिया। तो इसी तरह विद रिस्पेक्टिवली इसकी जो है एक्सिस कोऑर्डिनेट की हो जाएंगी, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है भाई, देखो क्या होगा इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x1 क्या होगा यहाँ पे, इसकी x कोऑर्डिनेट कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 kg, 2 इंटू x2 की कोऑर्डिनेट, b की कोऑर्डिनेट कितने हैं x0 प्लस m3 का मास कितना है 3 kg, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये कोऑर्डिनेट देखो ये वाला कोऑर्डिनेट मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, ये x1 y1 हो गए, b वाले क्या हो जाएंगे x2 y2 और ये हो गए x3 c के x3 y3 s3 y3। ए के हमने लिख लिए, बी के क्या हो गया m2 0 m3 x3 कितनी है, x3 कितनी है 1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 1/2 प्लस
3, ये तो 0 हो गया। कितना हो गया 2 3 6 और ये हो गया 3 2 5 और 1 6। कितना हो गया 2 3 6 और 1 7/2 अपॉन में 6। कितना हो गया ये 7/6 दूनी 12 7/12। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, देखो वाई सेंटर ऑफ मास इजकल टू क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो क्या हो जाएगा ये m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y1 कितना है y1 √3/2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 कितना है 0 प्लस m3 की वैल्यू कितनी है 3 kg इंटू y3 कितना है 0 y3 कितना हो गया 0 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखो √3/2 अपॉन में ये 0 0 0 ये तो 0 ही हो गया प्लस 3 2 5 और 1 6 कितना हो गया √3/12 6 दूनी 12। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7/12 और y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का √3/12। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। सपोज हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल क्या है ट्रायंगल। यहाँ पे मास है 0.5 kg का, यहाँ पे मास है 1 kg का और यहाँ पे मास है 1.5 kg का। ठीक है भाई, इसकी लेंथ है 3 4 और 5 सेंटीमीटर में है सब। ये लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। मास यहाँ पे 1.5 kg का है, यहाँ पे 0.5 kg का और यहाँ पर मास है 1 kg का। ठीक है, ये राइट एंगल है। तो मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो इसके लिए भी क्या करेंगे रेफरेंस एक्सिस को चूज करो। देखो इसको अगर मैं डायग्राम को दोबारा से बनाऊं, ये हो गया। कोऑर्डिनेट का नाम दे दो इनको A B और C, A B C। यहाँ से रेफरेंस एक्सिस को पास करवाओ ऐसे, देखो ऐसे, और ये इस तरह ऐसे। इसको ओरिजिन दे दिया नाम, ये वाई एक्सिस हो गई और ये हो गई एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब देखो बी के कोऑर्डिनेट कितने, मास यहाँ पे कितना है 0.5 kg का। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताओ, ओरिजिन है तो 0,0। और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, जो कि मास कितना है 1 kg का। सी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एज लेंथ कितनी 4 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0। ए के कोऑर्डिनेट बताओ, मास कितना है यहाँ पे 1.5 kg का। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, तो 0,3। बस अब इसको मान लो मैं क्या कह दूँ, कुछ भी कह दो, इसको m1 कह दो, इसको m2 कह दो और इसको m3। तो इसी तरह ये x1 y1 हो जाएंगे, x2 y2 और ये x3 y3 रिस्पेक्टिवली। तो सेंटर ऑफ मास x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में। अब तो जल्दी जल्दी करो, अपने आप से करो पॉज करके वीडियो। m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 यहाँ कहा मैंने 0.5 इंटू x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, x1 इसी कोऑर्डिनेट हो गए 0 प्लस m2 कितना हो गया 4, m2 की वैल्यू कितनी है 1 kg, 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m3 की वैल्यू कितनी है मास की 1.5, x3 की वैल्यू कितनी है 0, ये कोऑर्डिनेट x3 y3, ये हो गया x3 y3, ये x2 y2 और ये x1 y1 ओरिजिन पे जो है ये x1 y1। तो x3 की वैल्यू कितनी हो गई 0 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 की वैल्यू कितनी 0.5 प्लस m2 कितना 1 प्लस 1.5 कितनी आएगी वैल्यू देखो,
ये 0, ये भी 0, ये कितना बचा यहाँ खाली 4 प्लस अपॉन में 1.5 और 1.5 कितना हुआ 3, ठीक है। देखो 1.5 0.5 2 और 1 3, कितना आ गया वैल्यू कितनी आ गई है 4/3 एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास। इस तरह वाई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, निकालो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 y1, m1 की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू y1 0 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 kg इंटू y2 की वैल्यू कितनी 0 प्लस m3 की वैल्यू कितनी 1.5 kg y3 की वैल्यू कितनी 3 अपॉन में 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 m1 m2 और m3 कितना होगा, ये देखो ये 0 ये कितना हो गया 4.5 15 45 ना 4.5 अपॉन में कितना हो गया ये 3, मास कितना हो गया 3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4.5, ये कितना हो गया 3 एकम 3 और 3 5 15 1.5 इक्वल्स टू 1.5। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी आ गई, एक्स कोऑर्डिनेट 4/3 और वाई 1.5। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। और क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम सेंटर ऑफ मास के करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट जो है क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो अभी हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम ही आज सॉल्व हो जाए। सपोज ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ है L, इसके मिडिल पोर्शन से हाफ से मतलब इसके दो पार्ट्स है, इसकी जो डेंसिटी ρ1 है, इस वाले पोर्शन की डेंसिटी क्या है ρ2, इस वाले पोर्शन की जो कि हाफ है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी L/2, डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी मिड से L/2 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2। देखो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ है L, इसके मिडिल पोर्शन पार्ट करें हमने, इसकी डेंसिटी इस वाले पार्ट की ρ1 है और इस वाले पार्ट की डेंसिटी कितनी है ρ2, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट दे रखा O, मुझे O से सेंटर ऑफ मास की जो है पोजीशन क्या है बतानी है। अब देखो ये वैल्यू टोटल कितनी है L/2, तो इसके आधे पे कहीं पे इसका सेंटर होगा, इस वाले एक्सेस पे ज्योमेट्रिकल सेंटर सपोज इसका C1 पे है। देखो ये L/2 है तो इसके आधे पे मान लो C1 है, वहाँ पर क्या होगा सेंटर ऑफ मास इस वाले पोर्शन का, ठीक है। इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसके आधे पे, तो इसका L/2 है, इसका आधा यहाँ कहीं हो जाएगा L/4 पे, मतलब यहाँ से L/4 पे, ये टोटल L/2 है, L/4 आधे पे, इसको कह दिया हमने C2। एक एक्सिस पास करवाओ यहीं से, ऐसे ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और इसको ओरिजिन मानते हैं ये वाई एक्सिस। अब देखो अब ये जो प्लेट है इसको हमने पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिया, जो कि कहाँ पर है C1 पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये वाली जो प्लेट है उसका मास कहाँ पर हो गया C2 पे कंसंट्रेटेड है, पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिया है। तो मास बराबर क्या होगा, देखो डेंसिटी इसकी क्या है ρ1, तो मास इसका मास क्या हो गया m1, इस वाले प्लेट का मास कितना हो जाएगा k, कोई फैक्टर हो गया k इंटू ρ1, क्योंकि डेंसिटी देखो मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा दोनों पोर्शन का सेम होगा क्योंकि लेंथ सेम है, थिकनेस और जो एरिया होगा वो सब सेम ही है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह मैंने फैक्टर क्या ले लिया k, तो k इंटू रो इजिकल टू मास। इसी तरह m2 क्या हो जाएगा k इंटू ρ2। तो जो ये प्लेट थी इसको हमने दो पॉइंट्स मास में कन्वर्ट कर लिया विच आर कंसंट्रेटेड एट C1, m1 इज कॉन्सेंट्रेटेड C1 एंड m2 इज कॉन्सेंट्रेटेड एट C2। अब देखो कैसे हो गया, यहाँ पे मास हो गया m1 और ये मास हो गया m2, लेकिन मुझे यहाँ से डिस्टेंस पता नहीं है सेंटर ऑफ मास की कितनी होगी, ठीक है। अब निकालो सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस
M2। ये फॉर्मूला हम जानते ही हैं। देखो M1 क्या है, M1 की वैल्यू कितनी है, K रो 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से कितनी होगी, बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, ये सेंटर ऑफ मास इसके ये L/2 है, ये आधे पे होगा, L/2 का भी आधा कितना होगा L/4। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई L/4, L/2 का आधा कितना हो गया L/4, यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो गई L/4 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है K रो 2 इंटू x2 यहाँ से डिस्टेंस देखो x डिस्टेंस को यहीं से मेजर करना है, ये डिस्टेंस x1 हो गई, ये डिस्टेंस s2 हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस कितनी है L/2 और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस टोटल L/2 है, आधा कितना हो गया L/4, ये L/4 और ये L/2, तो L/2 समझ में आ गया, L/4 कितना हुआ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कितना जाएगा 4, तो कितना होगा 3L/4। तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी हो जाएगी 3L/4, इस जिसको x2 कहा है हमने, x1 की वैल्यू कितनी L/4 और x2 की वैल्यू यहाँ से 3L/4, कैसे ये L/2 और ये L/4, L/2 प्लस L/4 इजिकल टू 3L/4 अपॉन में M1 प्लस M2, M1 की वैल्यू कितनी है K रो 1 प्लस K रो 2। देखो करो सोल्व इसको, क्या हो गया ये K रो 1 L/4 प्लस 3K रो 2 L/4, 3K रो 2 L/4 अपॉन में K को कॉमन निकालूं मैं, अगर K रो 1 प्लस रो 2, इधर और सोल्व करूं मैं, अगर देखो क्या कॉमन आ जाएगा K L/4, K L/4 कॉमन निकाल लो, K L/4, तो यहाँ क्या बचेगा K L/4 को रो 1 बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा K L/4 को निकालो तो 3 रो 2 अपॉन में K रो 1 प्लस रो 2, K से K कैंसिल, तो सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, देखो 4 नीचे पहुँच जाएगा, रो 1 प्लस 3 रो 2 रो 2 L अपॉन में 4, रो 1 प्लस 3 रो 2 L, 4 यहाँ आ गया, क्या बचा रो 1 प्लस रो 2, ये क्या आ गया सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट का, और y क्या हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास 0, क्यों, क्योंकि जो टोटल मास देखो है ये M1 इसी कोऑर्डिनेट पे x वाले पे है, y पे कोई मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, क्योंकि हमने जो प्लेट है इसको मास को कंसंट्रेटेड सपोज कर लिया कि C1 पे और C2 पे कंसंट्रेटेड है, और C1 C2 कहाँ पर है x एक्सिस पे, कोई भी मास y एक्सिस पे कंसंट्रेटेड नहीं है, तो y सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट कितना हो गया सेंटर ऑफ मास का 0। तो क्या कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट, ये सेंटर ऑफ मास की, y कोऑर्डिनेट 0। इसी तरह एक प्रॉब्लम और है, सपोज कोई एक टी है, ये टी पोर्शन है जिसकी लेंथ है L, ठीक है, AB, इसकी लेंथ कितनी है टोटल L, ठीक है, इसके मिडिल से हमने एक रोड और है, इसको जॉइन ऐसे कर रखा है, इसकी भी लेंथ कितनी है, इसका नाम CD हो गया, इसकी भी लेंथ है L, ठीक है भाई। अब देखो जो इसका सेंटर ऑफ मास टोटल, इस टोटल रोड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किस पोजीशन पर लाई करेगा, ये मैं बताना क्वेश्चन में। देखो इसकी लेंथ L, इस वाली रोड की भी लेंथ, तो टोटल इस T जो पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, हमारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, करते हैं। तो लेंथ L है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके मिडिल से मैंने ये पास करी है ये वाली रोड, तो सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पर होगा C पे, ठीक है भाई, टोटल L है तो L/2 पे होगा, L/2 कहाँ मिडिल से पास करी तो सेंटर यहीं पे हो गया, इसका सेंटर ऑफ क्या होगा, इस वाले रोड का, ये वाली जो रोड है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया यहाँ पर, और इस वाले रोड का ये जो रोड है CD लेंथ है ना, इसके कहाँ हो गया सेंटर ऑफ मास, इसको मैंने M1 कह दिया, इस वाले रोड का सेंटर ऑफ मास कितना हो गया M1, इस वाले का रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा आधे पे, आधा क्या होगा यहाँ पर, इसको मान लिया हमने पॉइंट हो गया E, तो यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास E, इसका नाम क्या हो गया M2। देखो M1 किसका सेंटर ऑफ मास है AB का, M2 सेंटर ऑफ मास किसका है CD का। अब M1 M2
लेकिन टोटल अब M1 M2 तो क्या है, इनके भी सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। M1 देखो, ये M1 की यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, L/2, हर समय L/2 डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस L है, तो आधे पे तो L/2। अब M1 और M2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ L/2, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इनके आधे पे। और ये जो मास है यूनिफॉर्म है, तो मास क्या है, इसका भी मास M हो गया, इसका भी मास है, तो इनका M हो गया। तो इनका जो मास होगा कहाँ पर होगा, इनके आधे पे। इनका आधा कितना हो जाएगा, L/4। तो ये यहाँ से इस वाले पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी होगी, L/4 पे। ये पॉइंट F हो गया, इस वाले पोजीशन की सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, L/4 यहाँ से। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, इसको समझते हैं अच्छे से। सपोज एक मास है M1 और एक यहाँ पे है दूसरा मास M2, ठीक है। मुझे इनका बताना है क्या, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, M1 और M2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। तो बताने के लिए मैंने क्या करा, दो पार्टिकल सिस्टम है ना ये, सेंटर ऑफ मास। यहाँ से हमने क्या करी, एक एक्सेस पास करी जिसको एक्स एक्सेस कह दिया, और ये वाले से वाई एक्सेस। ये जो ये वाला पोर्शन है M1 को हमने ओरिजिन पे कर लिया कंसीडर। तो M2 के कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे, अगर इनके बीच की डिस्टेंस D है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है D, तो M2 के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, D,0। वाई ये एक्स एक्सेस पे है, तो M2 के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, D,0, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0,0। इसको मैंने M1 कहा, तो इसको क्या दो, x1 y1 के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखो 0,0, और x2 y2 के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, कितने हो जाएंगे, D,0। तो सेंटर ऑफ मास, इनका सपोज सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ये लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पर कहीं C पे, सेंटर ऑफ मास लेट C पे है, C इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ जॉइनिंग M1 और M2। देखो तो सेंटर ऑफ मास x सेंटर ऑफ मास जो कि C पे है, ठीक है, ये O पॉइंट मान लिया। क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन में M1 प्लस M2। M1 x1, M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू M1 नहीं है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस M2 x2 की वैल्यू कितनी है भाई, x2 की वैल्यू कितनी है D, अपॉन में M1 प्लस M2। ये देखो कितना हो जाएगा 0, ये हो गया M2D अपॉन में M1 प्लस M2। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ मास पोजीशन कितनी हो गई, M2D अपॉन में M1 प्लस M2। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन हो गई सेंटर ऑफ मास की, यहाँ से रेफरेंस एक्सेस यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो हम इसको OC भी तो कहेंगे। तो OC की वैल्यू कितनी आ गई, सेंटर ऑफ मास यहाँ से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है यहाँ से कितनी है OC, तो कितना है M2D अपॉन में M1 प्लस M2। इसी तरह अगर ये पॉइंट P मान लिया मैंने, ये सपोज पॉइंट P है, तो CP कितना हो जाएगा बताओ, CP इक्वल टू कितना होगा, OP माइनस OC, OP माइनस OC। OP की वैल्यू कितनी है D, टोटल डिस्टेंस कितनी है D माइनस OC की वैल्यू हमने निकाली हुई है M2D अपॉन में M1 प्लस M2। ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो तो M1D प्लस M2D, देखो M1D प्लस M2D, ये हो गया माइनस M2D अपॉन में, समझ में आ रहा होगा ये M1 प्लस M2, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया ये M1D अपॉन में M1 प्लस M2। इसको हमने क्या कह दिया CP की वैल्यू आ गई। अब देखो एक चीज, OC बराबर कितना है, यही रखता हूँ मैं, OC बराबर कितना है, OC बराबर है M2D अपॉन में M1 प्लस M2, और CP बराबर कितना है, CP बराबर है M1D
सी पी बराबर है m1d अपॉन में m1 प्लस m2। क्या करूं मैं कि अगर देखो इसमें OC में m1 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसे OC में यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ से इस वाले पोर्शन में आ रहे हैं हम, m1 में OC में m1 से मल्टीप्लाई करूं और क्या करूं CP में m2 से CP। देखो ये बराबर हो जाएंगे, कैसे देख लो जाए तो m1 इंटू OC की वैल्यू कितनी है m2d अपॉन में ये m1 है, अपॉन में m1 प्लस m2 इजकल टू m2 CP की वैल्यू कितनी है m1d अपॉन में m1 प्लस m2। देखो m1 m2d अपॉन में m1 ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये सेंटर ऑफ मास है ये इन मास को इंटरनली डिवाइड करता है इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, कौन सा, देखो कैसे है ये टोटल डिस्टेंस m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है d, फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है d, और ये OC ये O है OC। तो मैंने कैसे लिखा हुआ देखो m1 OC, m1 जहाँ से सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से यहाँ की दूरी m1, यहाँ पे मास रखा है OC, m1 OC इक्वल्स टू किसके होगा m2 CP है ना लिखा हुआ है m2 CP। सेंटर ऑफ मास की यहाँ से m1 पे जहाँ मास रखा वहाँ से सेंटर ऑफ मास की, फिर जहाँ पे दूसरा मास है उससे यहाँ की जो दूरी वो आपस में क्या होती है हमेशा बराबर, ये इंपॉर्टेंट है। इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक प्रॉब्लम को लेते हैं हम, m1 OC इक्वल टू m2 CP, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा x, क्योंकि जो मास है इसी एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, y एक्सेस पे नहीं है, तो y सेंटर ऑफ मास क्या हो गया 0। क्वेश्चन हमारा कि ये एक मास है m1 और एक दूसरा मास है m2, ये इनका सेंटर ऑफ मास है, इनका क्या है सेंटर ऑफ मास, सी द सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 और m2, और इनकी जो डिस्टेंस है यहाँ से क्या है x1 है और यहाँ से है इनकी x2। मैं इस वाले m1 को इधर लेके आया हूँ कितनी दूरी पे d डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे मैंने इसको इधर लेके गए, तो इस वाले मास को कितनी डिस्टेंस पे ले जाएं, इधर ही लेके आना पड़ेगा। सपोज d डैश डिस्टेंस पे लेके आए ताकि जो सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। देखो पहले पोजीशन क्या थी, पहले पे m1 था यहाँ पे रखा हुआ था और m2 यहाँ पे रखा हुआ था, और यहाँ से सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी कितनी थी x1 और इसकी दूरी कितनी थी x2। अब हम क्या करें, इसको इधर लेके आए, d डिस्टेंस मूव करा हमने इधर, और इसको कितनी डिस्टेंस मूव करें ताकि सेंटर ऑफ मास जो है पहले वाला जो था वहीं पे अब भी पड़ा रहे, तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। तो d कितना, इस वाले मास को हम कितना मूव करवाएं। अब देखो सेंटर ऑफ मास पहले C पे था और बाद में भी कहाँ C पे, तो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव करा था कि जो मास है मास की सेंटर ऑफ मास से दूरी कैसे लिखा था हमने m1 इंटू यहाँ से OC, अगर ये O था, अगर इसको मैं O मान लूँ और इसको P मान लूँ, पहले भी जैसे करा था m1 OC था, फिर क्या था m2 इंटू CP, तो कैसे लिखेंगे इसको m1 इंटू x1, OC की वैल्यू ये हो गई है ना, m1 इंटू x1 इजिकल टू क्या होगा भाई m2 और यहाँ से दूरी कितनी है x2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको d डिस्टेंस पे लाएं, तो देखो अब यहाँ से सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ, तो सेंटर ऑफ मास की अभी दूरी ये कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है x1, ये d हो गए, तो ये हो गया x1 माइनस d यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये m1 x1 माइनस d इक्वल्स टू m2, अब कितना हो जाएगा ये x2 माइनस d डैश। देखो जैसे यहाँ से दूरी कितनी है, ये पूरी d डैश है, यहाँ से कितनी है x2 में से d डैश गिराएंगे ये आ जाएगी डिस्टेंस x2 माइनस d डैश। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2, मुझे d डैश बताना है कितना हो जाएगा। देखो इसको सोल्व करूँ मैं आगे, m1 x1 माइनस
m1d इक्वल्स टू m2x2 माइनस m2d डैश। m1 x1 क्या है आपस में, m1 x1 m2 x2 के बराबर, इक्वेशन नंबर से m1 x1 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, m2 x2 माइनस m1d इक्वल्स टू m2 x2 माइनस m2d डैश। m2 x2 से ये कैंसिल, बराबर की आपस में, इस माइनस ये माइनस कैंसिल, तो क्या बचा m1d इक्वल्स टू m2d डैश, या फिर d डैश इक्वल टू कितना आ गया, d डैश बराबर आ गया m1d अपॉन में m2। तो इतनी डिस्टेंस मूव करवाना था, d डैश की वैल्यू कितनी आएगी m1d अपॉन में m2। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे m1 को हम कितने डिस्टेंस पे लेके, जिधर देखो अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो इसको भी इधर लेके जाएंगे, अगर इसको इधर लेके जाते तो इसको भी इधर लेके जाते, तो m1 इंटू जितनी डिस्टेंस ले गए, m1 जितनी डिस्टेंस ले गए m2 इंटू d डैश। तो इस तरह डायरेक्टली याद करेंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम देखते हैं इसी पे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर एक मास है m1 का सपोज वैल्यू है 10 kg और हम उस और दूसरे वाले का मास है m2 का जो मास है वो है कितना 20 kg, ठीक है। और इसको m1 को हमने मूव करवाया है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, m1 को कितना मूव कराया है 2 सेंटीमीटर, तो m2 को कितना मूव कराए ताकि जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी जगह पड़ा रहे। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, सपोज हमने इसको d कह दिया, तो d डैश की वैल्यू बतानी है ताकि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। देखो m1 की वैल्यू कितनी है 10 kg, m2 की वैल्यू कितनी है 20 kg। m1 जो मास है हमने उसको 2 सेंटीमीटर मूव करवाया है, जाए अब है ना, जाए इधर मूव करवाओ जाए इधर मूव करवाया, तो m2 को कितना मूव कराए ताकि सेंटर ऑफ मास सेम वहीं पड़ा है, सेंटर ऑफ मास क्या रहे सेम। तो मैंने क्या बताया था कि m1 इंटू डी इजिकल टू m2 इंटू डी डैश, तो ऐसे डायरेक्ट रख लो m1 इंटू डी कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 इक्वल्स टू m2 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू डी डैश, 20 से 10 टू कैंसिल, तो डी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसको मूव करवाना चाहिए ताकि सेंटर ऑफ मास जो है विल नॉट चेंज, सो दैट सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। अब देखते हैं अगर कि हम किसी बॉडी में से कुछ पोर्शन रिमूव कर दे तो बाकी जो बॉडी बची हुई है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो लिखता हूँ मैं इसको, इफ सम पोर्शन और मास और एरिया इज removed then center of mass of remaining portion is, तो सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन का क्या होगा, देखो उसका फॉर्मूला है क्या होगा x सेंटर ऑफ मास इजकल टू, अगर मास निकाला है m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन में m1 माइनस m2, y क्या होगा y सेंटर ऑफ मास m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन में m1 माइनस m2, z क्या हो जाएगा इजकल टू m1 z1 माइनस m2 z2 अपॉन में m1 माइनस m2 अगर एरिया निकाला होता तो क्या हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, मास की जगह मास को किससे रिप्लेस करो एरिया से, मास को हर जगह एरिया से रिप्लेस कर दो, तो a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन में मास को एरिया से रिप्लेस कर दिया, जहाँ मास था वहाँ एरिया रख दिया, ये क्या हो जाएगा a1 माइनस a2, मास की जगह a1 माइनस a2, y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा a1 y1 माइनस a2 y2, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बच जाएगा ये a1 माइनस a2, z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का a1 z1 माइनस a2 z2 अपॉन में a1 माइनस a2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बेस पे वो एक प्रॉब्लम निकाल लेते हैं पहले, तब इसको समझते हैं अच्छे से।
रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास। सपोज हमारे पास ये डिस्क है, एक डिस्क है, ठीक है, इसका सेंटर O है और इसकी जो रेडियस है, ये देखो, इसकी जो रेडियस है वो है 2r। इसकी रेडियस कितनी है? 2r, ठीक है। ये डिस्क है एक और इसकी जो रेडियस है वो है 2r। अब इसमें से हमने एक पोर्शन को रिमूव करा है जिसकी रेडियस r है और इसके पेरिफेरी को टच करता है। देखो कैसे है, इसकी पेरिफेरी को टच करता हुआ एक पोर्शन रिमूव करा जिसकी रेडियस है r, ऐसे। ये डिस्क है, रिमूव करी हमने, इसका O1 सेंटर मान लो। ये जो डिस्क है इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस हो गई r। इसकी रेडियस कितनी है? 2r और इसकी रेडियस कितनी है? r। तो ये r है अगर, तो ये कितना हो जाएगा? 2r। तो ये मतलब इसका डायमीटर कितना हो गया? 2r। तो इसलिए यहाँ से पास होकर जा रहा है और इसकी पेरिफेरी को टच कर रहा है। तो जब हम इसमें से ये वाला पोर्शन निकालेंगे तो यहाँ तो ये खाली हो जाएगा। तो ये जो बाकी बचा होगा उसका क्या बताना हमें? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसकी डेंसिटी क्या है? रो, और इसकी थिकनेस क्या है? t। डेंसिटी कितनी है इसकी? रो, और थिकनेस इज t, ठीक है भाई। इसको अगर मैं 1 कहूँ और इसको 2 कहूँ, इस पहले वाले पोर्शन को 1 कहूँ और उसको 2 कहूँ, ठीक है। तो अब क्या करो कि इसको देखो यहाँ से पास करो एक एक्सिस, ये y एक्सिस मान लिया और ये हो गया x एक्सिस। ये हमारी क्या हो गई? रेफरेंस एक्सिस। तो एक ये जो कोऑर्डिनेट है 1 है जो O पे है, जो 1 पहले वाला मास है, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं x और y1 के, वो क्या होंगे? 0, 0, क्योंकि ओरिजिन से पास होके जा रहा है ये वाला। और 2 जो पोर्शन है जिसको हमने रिमूव करा है उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? x2 y2 कह दिया हमने। इसके कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे? ये कोऑर्डिनेट यहाँ से वैल्यू कितनी होगी? r, और y की कितने होंगे? 0, r, 0 होगा। इसका O1 के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? r, 0। तो जो इस वाले पोर्शन को जब मैं रिमूव कर लूँगा तो बाकी ये जो बचा होगा यहाँ तो खाली हो जाएगा। तो उस वाले पोर्शन का क्या बताना है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा? x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन में m1 माइनस m2। अब m1 और m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। देखो m1 क्या होगा? m1 डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है इसकी? रो। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया क्या होगा इसका? इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है इसकी? 2r। ये एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू थिकनेस। देखो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस, ये वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? मास। तो ये m1 की वैल्यू आ गई। इसको और सोल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 पाई रो आर स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4, 4 पाई आर स्क्वायर रो और t। m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेंसिटी तो उसकी इसी में से निकालेगा तो डेंसिटी तो उसकी भी सेम होगी, थिकनेस भी सेम होगी। डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा इसका? इस वाले डिस्क का पाई आर स्क्वायर। रेडियस का क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर इंटू टी। तो कितना हो गया ये तो उतना ही रहा, ठीक है। तो m1 m2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रखना है हमें। रखो m1 की वैल्यू कितनी है? 4 पाई। देखो m1 की वैल्यू ये आ गई और x1 की वैल्यू कितनी है? 0। तो m1 की वैल्यू मैं ये रखूँगा, m1 की वैल्यू कुछ भी रखूँगा और 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आ जाएगा। माइनस m2 की वैल्यू कितनी है? रो इंटू पाई आर स्क्वायर, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू कितनी है? r अपॉन में m1 माइनस m1 की वैल्यू कितनी है? 4 पाई रो आर स्क्वायर टी माइनस रो पाई आर स्क्वायर टी। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस रो पाई आर स्क्वायर
माइनस रो पाई आर स्क्वायर टी आर अपॉन में ये 4 में से क्या आ जाएगा 3 पाई रो आर स्क्वायर टी, ठीक है। रो पाई आर स्क्वायर टी कितना आ गया माइनस आर बाई 3। और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा 0, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा 0, ठीक है। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है माइनस आर बाई 3। देखो ये तो क्या था ओरिजिन 0,0 इसके कोऑर्डिनेट थे, माइनस आर बाई 3 क्या होगा इधर की तरफ हो जाएगा, मतलब इस वाले जो पोर्शन को रिमूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास कुछ इस डिस्टेंस पे ओरिजिन से कुछ इधर की तरफ क्या करेगा शिफ्ट कर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, तो नया सेंटर ऑफ मास यहाँ का ही आ गया O2, जो कि यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी माइनस आर बाई 3, मतलब आर बाई 3 होगी ओरिजिन से, इसलिए नेगेटिव बढ़ाया है माइनस आर बाई 3। तो ये क्या था कि जब कुछ मास को या एरिया को हम रिमूव कर लेंगे तो उसका क्या है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। चलो बच्चों एक प्रॉब्लम लेते हैं। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास m स्मॉल m है एंड एज लेंथ l, जो ब्लॉक है उसका जो मास है स्मॉल m है और एज लेंथ क्यूब है, तो लेंथ सबकी क्या होगी l एंड इज प्लेस्ड इन ए लार्ज ट्रे ऑफ मास m। एक ट्रे जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसको हमने एक ट्रे में रखा हुआ है जिसका ट्रे का जो मास है वो है कैपिटल M। इफ द आइस मेल्ट, अगर आइस मेल्ट हो जाती है पूरी, जो ब्लॉक वाली जो मास M वाली जो ब्लॉक है मेल्ट हो जाए पूरी, तो हाउ फॉर डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कम्स डाउन। देखो सॉल्यूशन प्रॉब्लम ऐसे है कुछ ही कि ये लार्ज ट्रे है, ये ट्रे है लार्ज एक, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ एज लेंथ L। क्यूबिकल ब्लॉक की एज लेंथ कितनी है L, और यहाँ से ये O है। देखो अब ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर है, इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ से वो है x2, और ये जो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हो गया x1, किसका ट्रे का हो गया x1, ठीक है भाई। देखो ये क्यूबिकल ब्लॉक है आइस का जिसकी एज लेंथ L है और इसका मास क्या है M, ये ट्रे का मास क्या है कैपिटल M, ठीक है। अब ये आइस कह रहे हैं टोटल मेल्ट हो जाए, इसकी देखो ओरिजिन से जो ट्रे है इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर की वो है x1, और क्यूबिकल ब्लॉक का ये सेंटर होगा, इसकी डिस्टेंस यहाँ से है x2। अब ये आइस पूरी तरह मेल्ट हो गई। अब जब आइस पूरी तरह, ये ट्रे बहुत बड़ी है, जब आइस पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी तो इस पर आ जाएगी। देखो कैसे हो जाएगा ये डायग्राम, अगर दोबारा से मैं बनाऊँ तो ये कैसे दिखाई देगा। ये आइस जो है पूरी मेल्ट हो गई, तो ओरिजिन है वो आइस देखो पूरी मेल्ट हो जाएगी। तो आइस जब मेल्ट हो जाएगी तो इसके सरफेस पे ऐसे आ जाएगी, और ये ट्रे क्योंकि बहुत बड़ी है तो ये आइस इस पर ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ से जो इस ट्रे के ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है x1, और ये जो आइस पहले थी ये क्यूबिकल आइस यहाँ पे था, इसकी यहाँ से डिस्टेंस थी x2। अब ये आइस मेल्ट हो गई। अब देखो जब आइस पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी तो इसके सरफेस पे पूरी तरह ऐसे आ गई। ट्रे जो है बहुत बड़ी है, तो जो इस पहले, अब इसका मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालूँ पहले वाले के केस में, x बराबर क्या होगा, देखो m क्या होगा m x2 इसका क्यूबिकल ब्लॉक का मास, और इसके यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी x2, प्लस क्या हो जाएगा भाई m कैपिटल M कितना और x1 अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस कैपिटल M, ठीक है।
इसके बाद जो नया सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो देखो क्या हो जाएगा, m जो ब्लॉक है अब ये कहाँ आ गया, इस पे, यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, x2। अब ये जो आइस है ये पूरी तरह यहाँ चिपक गया होगा, तो अब सेंटर ऑफ मास ये यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर ये जो पानी है यहाँ आ गया पूरा मेल्ट होके। तो अब ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी होगी, देखो ये यहाँ से कितनी थी, x2, ये डिस्टेंस कितनी थी, x2, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, l, ये डिस्टेंस कितनी होगी, l/2, ये डिस्टेंस कितनी होगी, l/2 होगी ना, ये टोटल l है, तो ये कितनी होगी, l/2। तो ये देखो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से x, पानी इसके आइस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये टोटल डिस्टेंस कितनी, x2, और ये कितनी, l/2। तो ये यहाँ पर आ गया, जब ये पानी यहाँ पे चिपक गया, यहाँ से l/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस l/2। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो x2 माइनस l/2। तो ये नया सेंटर ऑफ मास किसका हो गया, इससे जो आइस है उसका, x2 माइनस l/2 इसकी पोजीशन हो गई ओरिजिन से, प्लस क्या होगा, mx1 तो ऐसे ही होगा अपॉन में m प्लस m। तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास x माइनस f x डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू लिखो यहाँ पे, mx2 प्लस mx1 अपॉन में m प्लस m माइनस ये वाली वैल्यू कितनी है, mx2 माइनस l/2 प्लस mx1 अपॉन में m प्लस m। क्या हो जाएगा, m प्लस m है, इसको एक साथ ले लिया, m प्लस m, यहाँ क्या बचेगा देखो, mx2 प्लस mx1 कैपिटल में, ये क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, mx2 स्मॉल में, mx2 माइनस ml/2, mx2 ml/2 प्लस mx1। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखूँ यहाँ से, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mx2 ये वाली वैल्यू प्लस mx1 माइनस mx2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस m स्मॉल में m l/2 और माइनस 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 प्लस माइनस माइनस mx1 अपॉन में m प्लस m। देखो mx2 माइनस mx2 प्लस mx1 माइनस mx1 कैंसिल, क्या हुआ, यहाँ क्या बचा, ml/2 अपॉन में m प्लस m, ये कितना हो गया, ml अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m प्लस m। तो ये आ गया हमारा शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। दोबारा से एक बात देखो क्वेश्चन, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास m, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका मास m है, एज लेंथ l है, और ये एक ट्रे में रखी गई है जिसका मास है कैपिटल M। अगर ये आइस पूरी तरह पिघल जाती है तो उसका सेंटर ऑफ मास कितने नीचे आ जाएगा, ये हमारी प्रॉब्लम थी। तो मैंने पहले माना कि जो क्यूबिकल ब्लॉक का सेंटर है ये x2 डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, यहाँ से, और ट्रे का जो मास कैपिटल है इसकी डिस्टेंस कितनी है, x1 पे। अब ये जब आइस पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी तो ये ट्रे जो है क्या है, बहुत बड़ी है, तो अब ये इसके पूरे सरफेस पे ऐसे चिपक जाएगी, इस वाले सरफेस पे। तो पहले सेंटर ऑफ मास इस वाले केस में क्या होगा, x इजिकल टू mx2 mx1 है ना, सेंटर से यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस सबकी अपन में m प्लस 1। नए वाले केस में x डैश, इस वाले केस में सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, x डैश यहाँ पे हो गया, ये तो x था इस वाले केस में, पहले वाले केस में। सेकंड केस में अब देखो ये जो आइस है, ये जो ट्रे है वो तो सेम ही रहेगा, इसका ये वाला mx1 ये वाला पोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड x1 ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन आइस मेल्ट हुई है, आइस जब मेल्ट हुई है तो अब वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, जब से ये था, ये उसको O मानूँ अगर मैं, यहाँ से डिस्टेंस कितनी थी, x2,
ठीक है भाई, x2। ये टोटल ऐसे आई से ऐसे थे, ऐसे है ना। इसकी लेंथ ये सेंटर है, तो ये टोटल लेंथ l है और ये डिस्टेंस कितनी होगी l/2, l/2। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी l/2। अब x2 में से जब ये अब यहाँ पानी यहाँ आ चुका है, तो इस वाले पोर्शन को हटाएंगे तो यहाँ पे आ गया ना ये पानी, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी x2 माइनस ये वाली l/2, तो ये आ गया x2 माइनस l/2। ये लिखा मैंने x2 माइनस l/2, बाकी सोल्व करा है और ये रिजल्ट आ गया शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। एक प्रॉब्लम और लेते हैं। एक डिस्क है और एक स्क्वायर है। डिस्क जो डायमीटर d है और स्क्वायर की एज लेंथ भी d है। दोनों को इस तरह हमने, देखो यहाँ देखते हैं, एक ये डिस्क है और एक स्क्वायर है। इसका डायमीटर कितना है d, और एक स्क्वायर है, इसकी जो एज लेंथ है वो भी d है। इसको हमने ऐसे रखा है ताकि ये मिडिल पर टच करे। इसकी एज लेंथ कितनी है d। मुझे सेंटर ऑफ मास बताना है और ये गिवन है हमें कि मास पर यूनिट एरिया सेम है दोनों का। मास पर यूनिट एरिया इज सेम फॉर बोथ, सेम फॉर बोथ। दोनों का जो मास पर यूनिट एरिया है वो क्या है, सेम। तो सेंटर ऑफ मास हमें क्या करना है, बताना है। देखो सेंटर ऑफ मास बताने के लिए यहाँ से एक रेफरेंस एक्सिस पास करिए, ऐसे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है भाई, इसको हमने कह दिया ओरिजिन, इसको नाम दे दिया 1 और इसका नाम दे दिया स्क्वायर को 2 और इसको डिस्को 1। देखो इसका एरिया क्या होगा, A1 का एरिया, पहले वाला क्वेश्चन है डिस्क, इसका एरिया क्या होता है π/4 डायमीटर का स्क्वायर। A2 का एरिया, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है एज का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये d स्क्वायर। ठीक है, अब मास पर यूनिट एरिया क्या है, दोनों का सेम है। तो मास पर यूनिट एरिया देखो, m इज द मास पर यूनिट एरिया, लेट m बराबर मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है भाई, लेट m बराबर मास पर यूनिट एरिया। तो एक यूनिट एरिया का मास कितना है स्मॉल m, तो इतने एरिया का मास कितना हो जाएगा, उसको हम क्या कह देंगे m1। कितना हो जाएगा वो π/4 d स्क्वायर और m, और इतने एरिया का मास कितना हो जाएगा d स्क्वायर m। दोबारा से देखो एक बार, एक यूनिट एरिया का मास कितना है, दोनों का पर यूनिट एरिया का मास क्या है सेम। एक यूनिट एरिया का मास कितना है, एक यूनिट एरिया का मास कितना है स्मॉल m। अगर एरिया इतना हो जाए तो मास कितना हो जाएगा टोटल इतना, m से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक यूनिट एरिया का मास कितना है स्मॉल m, तो इतना एरिया है d स्क्वायर जब है तो उसका मास कितना हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया m2। इसका मास कितना आ गया m1, इसकी वैल्यू ये हो गई, m2 का मास हो गया ये। अब सेंटर ऑफ मास बताना है, ये ओरिजिन, हमने रेफरेंस एक्सिस उसको ओरिजिन कंसीडर कर लिया। ठीक है भाई, अब देखो x1 y1, पहले वाले केस के लिए, इसके लिए x1 y1 पहले वाला, इसको हमने पहला पोर्शन कंसीडर कराया, तो ये तो ओरिजिन पे ही है, तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0, और इसके कितने हो जाएंगे x2 y2 स्क्वायर वाले के देखो सेंटर का यहाँ पर आधे पे होगा, इसके यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी d/2, ये वाली d/2, लेकिन डिस्टेंस को यहाँ से मेजर करना है, ये d/2 और ये टोटल डिस्टेंस d, ये भी d/2 कितना हो गया d, यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई d। तो x की वैल्यू कितनी हो गई d/2 और y x एक्सेस पे कितना होगा, इस एक्सेस पे y 0, तो सेंटर ऑफ मास इसकी यहाँ हो गई। तो x2 की वैल्यू हो गई d/2 और y2 की 0। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रखो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, m1 की वैल्यू कितनी है π/4 d स्क्वायर m इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है
डी स्क्वायर एम इंटू x2 की वैल्यू कितनी है डी बाई टू। एक मिनट देखो, यहाँ से डी बाई टू, ये ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी d, ना कि डी बाई टू, डिस्टेंस हो गई d, ये डी बाई टू, ये डी बाई टू, तो ये टोटल डिस्टेंस को यहाँ से मेजर करना है तो कितना हो गया ये d, तो d हो गया ये अपॉन में m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4 डी स्क्वायर एम प्लस m2 की कितनी होगी डी स्क्वायर एम। देखो ये वाला पूरा पोर्शन 0, यहाँ बचा ऊपर क्या डी स्क्वायर एम डी, अपॉन में यहाँ क्या है डी स्क्वायर एम को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा पाई बाई 4 और प्लस 1, डी स्क्वायर एम से ये कैंसिल, क्या बचा ऊपर डी, अपॉन में इधर ले जाओ इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 4 अपॉन में 4, ये कितना हो जाएगा 4 ऊपर जाएगा 4d अपॉन में पाई प्लस 4। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ से, यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर ऑफ मास 4d अपॉन में पाई प्लस 4। तो ये प्रॉब्लम थी किसके लिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर d और स्क्वायर प्लेट ऑफ एज लेंथ d। इस और मास पर यूनिट एरिया इन दोनों पोर्शन का क्या था सेम। तो इसमें समझने वाला ये था, बस ये वाला पोर्शन था कि मास से मल्टीप्लाई कर पर यूनिट एरिया मास का सेम दे रखा है, तो टोटल एरिया में से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।